तो में हम देखते हैं क्लास 11th की फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है वो है भौतिक जगत। तो हम लोग इसमें भौतिक जगत के बारे में अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भौतिकी क्या है। तो जो फिज़िक्स होती है, भौतिकी होती है, ये क्या होती है। तो ये देखिए, जो मानव है, मानव के आसपास में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनके ब्रह्मांड से लेकर के उनके आसपास जो भी है वो सभी क्या है, फिजिक्स है। अनादिकाल से ही रात्रि के आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड उसे सम्मोहित करते रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है। दिन रात की जो सतत पुनरावृत्ति होती है, दिन का होना, रात का होना, ऋतुओं के वार्षिक जो चक्र होते हैं, यहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, इंद्रधनुष आते हैं, सदैव इसके कौतूहल के स्रोत रहे हैं। संसार में पदार्थों के आश्चर्यचकित करने वाले प्रकार जैसे हो गए जीवन एवं व्यवहार की विस्मयकारी विभिन्नताएं, जो कि हमारे जीवन में जो जीने के तरीके होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, वो सभी क्या है, फिजिक्स के कारण ही है। प्रकृति के ऐसे आश्चर्यों एवं विस्मयों के प्रति मानव का कल्पनाशील तथा अन्वेषी मस्तिष्क विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता रहा है। जिनको भी जानने की इच्छा हुई है उन्होंने आगे प्रयोग किए हैं, खोजने की कोशिश की हुई है और अपने सिद्धांतों को यहाँ पर सिद्ध किया है। और उन्हीं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर हम विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। आदिकाल से ही देखिए, यहाँ पर मानव की एक प्रकार की प्रतिक्रिया यह भी रही है कि उसने अपने भौतिक पर्यावरण का सावधानी से परीक्षण किया है। जब से मानव है तभी से भी विज्ञान है। ठीक, यही माना जाता है कि जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव ने जब तक अपना अस्तित्व पाया, तभी से यहाँ पर विज्ञान है। अब देखिए, ये जो अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है। सिंटिया का मतलब क्या होता है? सिंटिया का मतलब होता है जानना। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इल्म भी यही अर्थ व्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक, और ये जो विज्ञान शब्द है, ये किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अरबी भाषा में जो विज्ञान है उसको कहा जाता है इल्म। ठीक, इन सब का मतलब क्या है? ज्ञान, विज्ञान, इसीलिए बना है ज्ञान से विज्ञान। विस्तृत रूप में अगर हम लोग देखें तो विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति। जैसा मैंने आपको बताया कि जब से मानव की अस्तित्व स्टार्ट हुई है तभी से विज्ञान है। मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया तथा संसार के अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान की प्रगति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। ठीक, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार के सभी देशों ने मिलकर के यहाँ पर विज्ञान की प्रगति, विज्ञान को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अभी भी कई तरीके की ऐसी खोजें सभी देशों के द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रयास किया जाता है। अब देखिए, विज्ञान क्या है एवं जो वैज्ञानिक विधि होती है वो क्या होती है। तो विज्ञान जो होती है एक तरीके की प्राकृतिक परिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए जाने वाले सुव्यवस्थित एक प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग यहाँ पर परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति होती है जो एक इसको खोजने की ललक होती है, उसने अगर मान लो कोई चीज़ खोजी है तो वो अपना सिद्धांत प्रकट करेगा और उस सिद्धांत के ऊपर उसने अपना थ्योरी देगा, उसको सिद्ध कर पाएगा। लोग अगर उसको मान गए तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान के अंतर्गत आएगा। वैज्ञानिक विधि में क्या होती है? बहुत से अंतः संबंध पद, व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण, भविष्य कथन, सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण सम्मिलित होते हैं। यानी कि विधि में क्या हो जाएगी? देखिए, गणितीय प्रतिरूपण करके वो अगर आप अपनी थ्योरी को, सिद्धांत को समझा पा रहा है, या कि किसी सिद्धांत को उसने सत्यापित कर दिया, या किसी मात्रात्मक विवेचन दे करके वो उस थ्योरी को सिद्ध करना चाह रहा है, तो वो सभी केस में आएंगे, वैज्ञानिक विधि में आएंगे। सिद्धांत तथा प्रेक्षण मतलब क्या होता है?
प्रयोग होता है। इसका पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। यानी कि विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वो जानने की इच्छा, जानना विज्ञान कहलाता है। यानी कि नया नया खोज करना ही हमारा क्या है? विज्ञान है। तो नए खोजों में क्या आएंगे? कोई सिद्धांत के द्वारा अपना देगा, कोई प्रयोग करके बताएगा। तो सिद्धांत और प्रेक्षण, प्रेक्षण को ही हम प्रयोग कह रहे हैं। तो सिद्धांत और प्रयोग दोनों के पारस्परिक प्रभाव से ही क्या हो जाएगी? विज्ञान की प्रगति जो होती है वो होती है। इसीलिए इन दोनों को विज्ञान की प्रगति का मूल आधार माना गया है। ठीक। और विज्ञान देखिए सदैव गतिशील है। यानी कि हम कुछ ना कुछ हर दिन नया से नया खोज कर रहे हैं विज्ञान में, तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। हर नई से नई चीज़ का खोज करना ही विज्ञान है। और आजकल इतनी आधुनिक दुनिया हो गई है कि रोज़ ही नए नए खोज होते जा रहे हैं। तो विज्ञान क्या है? गतिशील है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है तथा वैज्ञानिकों में कोई निर्विवाद विशेषज्ञ अथवा सत्ता नहीं है। यानी कि कोई किसी एक चीज़ में खोज कर रहा है तो उसने क्या कर लिया? आधी चीज़ उसको समझ में आ गई तो कोई क्या कर लेता है? उसकी आधी चीज़ों के सिद्धांत को समझता है और उससे आगे सोचने की प्रयास करता है। और उससे आगे अगर उसने सोच लिया तो फिर क्या होता है? विज्ञान उसी चीज़ में और आगे बढ़ जाता है। जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन भी हो गए। मोबाइल फ़ोन में ही पहले क्या होती थी? इतनी सारी डिजिटल पेमेंट्स नहीं होती थी। हम सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप इसके थ्रू चलते थे। अब आगे मोबाइल में क्या हो रहा है? फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, हम डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नया खोज उसी के लिए आगे बढ़ता चला जाता है और उसमें संशोधन भी होते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब जोहानसन केपलर ने टाइको ब्राह द्वारा गति से संबंधित संग्रहित किए गए विस्तृत आंकड़ों का परीक्षण किया तो निकोलस कोपरनिकस द्वारा कल्पित सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसके अनुसार सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है, इसकी वृत्ताकार कक्षाओं को दीर्घवृत्तीय कक्षाओं द्वारा प्रस्तापित किया। यानी कि पहले क्या बोला गया था कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और सारे जो ग्रह हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो जो चक्कर लगाते हैं वो एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऐसा पहले कहा गया था। लेकिन निकोलस कोपरनिकस के द्वारा क्या कहा गया कि सूर्य जो होती है वो बीच में तो है, लेकिन ग्रह उसकी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर न लगाकर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से पहले वाले सिद्धांत को दूसरे वाले सिद्धांत ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि यदा कदा सुप्रचलित सिद्धांत नए प्रक्षेपण का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो नए प्रक्षेपण होते हैं वो अगर अपनी स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं तो वो प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक। अब देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुभव किया गया कि उस समय का सर्वाधिक सफल न्यूटनी यांत्रिकी सिद्धांत परमाणुवीय परिघटनाओं के कुछ मूल विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। इसी प्रकार उस समय तक मान्य जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा। इससे परमाणुविक तथा आणविक परिघटनाओं पर विचार करने के लिए मूलतः यहाँ पर नए नए सिद्धांत के विकास का मार्ग प्रशस्त है। यानी कि कोई वहाँ तक खोज लिया लेकिन उसने उस समय उस चीज़ को समझाने में असफल रहे, लेकिन कोई नया वैज्ञानिक आया, उसने उसके सिद्धांत, पुराने वाले जो वैज्ञानिक था उसके सिद्धांतों को पढ़ा, उसने अगर सिद्ध कर लिया तो वो सिद्धांत क्या हो जाता था? सफल हो जाता था। तो इस तरीके से बताया गया है। अब देखिए जिस प्रकार कोई नया प्रयोग किसी वैकल्पिक सिद्धांतिक निदर्श मॉडल को प्रस्तावित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी सैद्धांतिक प्रगति से भी यह सुझाव मिल सकता है कि कुछ प्रयोगों में क्या प्रेक्षण किए जाने हैं। जैसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड को देखिए 1871 से 1933 द्वारा वर्ष 1911 में स्वर्ण पट्टिका पर किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम में ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रस्तापित किया, जो फिर नीरबोल के द्वारा यहाँ पर 1913 में प्रतिपादित हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत का आधार बना। तो इस तरीके से जो नया खोज होता रहता है वो पुराने हुए खोजों को प्रतिस्थापित कर सकता है या फिर उसके सिद्धांत को सिद्ध कर सकता है। दूसरी ओर जो पॉल डिरेक द्वारा वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से प्रतिकरण की संकल्पना प्रतिपादित की गई, जिसे 2 वर्ष पश्चात कार्ल एंडरसन ने
पॉजिट्रॉन यानी कि जो प्रति इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, उसको क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इसकी प्रायोगिक खोज द्वारा प्रमाणित किया था। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में एक मूल विषय भौतिकी है। ठीक, जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके अंतर्गत एक जो विषय है वो है भौतिकी। और इसी श्रेणी में अन्य विषय जैसे कि क्या क्या आएंगे? विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। ठीक, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के एक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है प्रकृति, यानी कि फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होती है। इसका तुल्य जो है संस्कृत शब्द में अगर देखें तो भौतिकी है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक जगत जो हमारे लिए आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रकृति, भौतिक ऐसे ही मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर ग्रीक भाषा में तो कहा गया फिजिक्स और उसकी जिसका अर्थ होता है प्रकृति, लेकिन संस्कृत भाषा में कहा गया भौतिकी। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भौतिकी का वर्णन प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति के रूप में हम इसको कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? प्रकृति हुई। तो प्रकृति के बारे में अध्ययन, उसको जानना कि क्यों ऐसा होता है, सूर्य आती है क्यों आती है, उसमें कौन कौन सी तत्व मिले हुए हैं, उसकी जो प्रकाश है उसकी कितनी प्रकाश होती है, कब तक उसकी आयु है, इस तरीके से जानना ही विज्ञान होता है। और विज्ञान क्या है? प्रकृति के बारे में ही जानना विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, भौतिकी के अंतर्गत हम विविध भौतिकी परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कुछ तो नियम होते हैं फिजिक्स में और कुछ जो होते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जो कि संकल्पनाएं होती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों तथा परिस्थितियों में भौतिक जगत को कुछ सार्वत्रिक नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास है। जैसे उदाहरण के लिए समान गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। पृथ्वी पर किसी सेब का गिरना, पृथ्वी की परितः चंद्रमा की परिक्रमा तथा सूर्य के परितः ग्रहों की गति जैसी परिघटनाओं की व्याख्या यहाँ पर की जाती है। इसी प्रकार विद्युत चुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांत, जो कि मैक्सवेल के समीकरण के नाम से हम जानते हैं, सभी विद्युतीय तथा चुंबकीय परिघटनाओं को नियंत्रित करता है। प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने का प्रयास एकीकरण के इसी अन्वेषण को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि इस तरीके से फिजिक्स में जो है संकल्पनाएं और सिद्धांत और नियम दिए गए हैं। अब देखिए, किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को इसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना ही एक संबद्ध प्रयास होता है। इसी उपागम को क्या कहा जाता है? न्यूनीकरण कहा जाता है तथा यह भौतिकी के मर्म में है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 19वीं शताब्दी में विकसित विषय जो है ऊष्मागतिकी बृहदाकार निकायों के साथ ताप, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी आदि जैसे स्थूल राशियों के पदों में यहाँ पर व्यवहार करता है। तत्पश्चात अणुगतिक सिद्धांत, सांख्यिकी, यांत्रिकी विषयों के अंतर्गत इन्हीं राशियों की व्याख्या बृहदाकार निकायों में की। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो हुई थी ऊष्मागतिकी के बारे में, तो सबसे कम उसके बारे में जानकारी मिली थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, उनके विषय में और भी खोज होती गई। अब उसके द्वारा हम उनकी एंट्रोपी और भी कई चीज़ों के बारे में अब जानने लग गए हैं। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना भौतिकी के कार्य क्षेत्र विस्तार के बारे में हमें कुछ बोध इसके विभिन्न उपविषयों को देकर हो सकता है। जैसे मूल रूप में इसके 2 रुचिकर प्रभाव क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती है, जबकि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत हम परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं देखते हैं।
संबंध भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। स्थूल मतलब जो बड़े परिघटना होते हैं, जिसमें यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और ऊष्मागतिकी जैसे विषय जो हैं वो सम्मिलित हैं। यांत्रिकी जो विषय है न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। इसका संबंध कण, दृढ़ एवं विरूपणशील पिंडों तथा कणों के व्यापक निकायों की गति से होता है। अब देखिए, जेट के रूप में निष्कासित जो गैसों हैं, इन गैसों द्वारा रॉकेट नोदन, जल तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण तथा किसी बोझ के अधीन झुकी क्षण की समस्यावस्था यांत्रिकी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सब इसमें देखे जाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा बताया गया है फिजिक्स में हम लोग कौन कौन से जो चैप्टर हैं या टॉपिक है वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है, किसके अंतर्गत आते हैं, इसको यहाँ पर एक छोटे से पेज में बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुओं तथा नाभिकों के स्तर के सूक्ष्मतम पैमाने पर द्रव के संगठन एवं संरचना तथा इनकी विभिन्न अन्वेषणों जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन तथा अन्य मूल कणों से अन्योन्य क्रियाओं पर विचार किया गया। सूक्ष्म भौतिकी इस प्रभाव क्षेत्र से व्यवहार करने में सक्षम नहीं है तथा हाल ही में क्वांटम सिद्धांत को सूक्ष्म परिघटनाओं की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। भौतिकी में सिद्धांत तथा प्रयोग के साथ साथ चलते हैं तथा एक दूसरे की प्रगति में सहायता करते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन यहाँ पर प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने परमाणुओं के नाभिकीय मॉडल को प्रतिपादित किया था। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लेड ब्लॉक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो स्वर्ण पट्टिका यानी कि सोने की एक प्लेट रखी है, और यहाँ पर प्रकीर्णन कोण है, और यहाँ पर स्क्रीन है, प्रतिदीप्तशील स्क्रीन होती है, और ये एक सूक्ष्मदर्शी लगाए हुए हैं। जब किरणें यहाँ से गई तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा कण ऊपर है, यहाँ से गई तो यहाँ पर कोई भी अल्फा कण बीच में नहीं है, तो यही यहाँ पर नाभिक है, ऐसे इनके द्वारा कहा गया। अब तो ये देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम इस बॉक्स में क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ते हैं। परिकल्पनाएं, अभिग्रही तथा निदर्श। किसी को यह नहीं समझाना चाहिए कि भौतिकी तथा गणित द्वारा सब कुछ सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, समस्त भौतिकी और गणित भी कल्पनाओं पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक को भांति भांति रूप से परिकल्पना अथवा अभिगृहित अथवा निदर्श कहकर पुकारा जाता है। यानी कि परिकल्पना यानी कि एक सोची समझी यहाँ पर चीज़ें होती है कि हाँ ऐसे हुआ था और ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, एकदम सच्ची घटना पर नहीं है, ऐसे परिकल्पना की हुई है। और एक नियम दे दिया गया है कि इस नियम पर इसको लागू किया जा सकता है। जैसे न्यूटन ने कोई चीज़ समझाया और उसने जिस चीज़ को समझाया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक नियम बन गई और उस नियम को हम न्यूटन नियम से भी कह सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एक अभिधारणा तथा परिकल्पना है, जिसे उन्होंने अपनी प्रवृत्ति द्वारा प्रस्तावित किया था। उनसे पहले सूर्य के परितः, ग्रहों की गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, लोलकों, पृथ्वी की ओर गिरते पिंडों आदि के संबंध में बहुत से प्रेक्षण और प्रयोग करके आंकड़े जो है वो उपलब्ध कराए गए थे। इनमें प्रत्येक के लिए पृथक पृथक स्पष्टीकरण आवश्यक था, जो कि कमोबेश गुणात्मक था। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है कि आप एकदम 100% उस पर जो है भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि वो एकदम सच्ची घटना पर नहीं है, एक परिकल्पना और एक निदर्श पर भी आधारित है। यानी कि हम गणित और फिजिक्स के माध्यम में सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ सिद्ध कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, यही यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो इस बॉक्स में इसी को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र होता है वास्तव में बहुत ही विस्तृत होता है। अब देखिए भौतिकी मतलब हमने देखा था कि प्रकृति, यानी कि हमारी प्रकृति कितनी बड़ी है और कितनी ही चीज़ें यहाँ पर होती रहती है, तो सब एक सिद्धांत पर काम करती है, एक परिकल्पना पर है।
तो उन सब चीज़ का कार्य क्षेत्र तो बड़ा ही होगा, प्रकृति इतनी बड़ी है तो कार्य क्षेत्र भी बड़ा होगा। यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के परिणामों के विशाल परिसर का प्रतिपादन करती है। एक और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित परिघटनाओं का लंबाई के अति सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, और इसके विपरीत दूसरी ओर इसके अंतर्गत खगोलीय परिघटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे मंदाकिनियों जो हैं उनका विस्तार, कितने तारे हैं, तारों का विस्तार, तारे टमटमाते क्यों हैं, कितनी उसमें तापमान होती है, इन सब का अध्ययन भी इसमें फिजिक्स में आता है। फोर्स के बारे में जानना, एनर्जी के बारे में जानना, लाइट्स के बारे में जानना, ये सभी भी भौतिकी है, फिजिक्स है। वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है आपको। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि प्रमुख योगदान और उसके आविष्कार, यानी कि संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविद जो थे उनके द्वारा कुछ खोजें की गई थी, कुछ आविष्कार की गई थी, जिसको कि हम लोग अब देखते हैं। किसके द्वारा इस चीज़ का खोज किया गया था, कौन सा नियम किसके द्वारा दिया गया है, उसको अब हम चलिए देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा क्या दिया गया था, उत्प्लावकता का जो नियम है वो दिया गया था, और उत्तोलक का नियम दिया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूनान के रहने वाले हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा कि आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का नियम जो है वो दिया गया था। सेकेंड नंबर पर है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने कौन सा नियम दिया था, जड़त्व का नियम दिया था। तो ये हो गए। तीसरे हैं क्रिश्चियन हाइगेंस। हाइगेंस के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, गति के नियम दिए थे, और परावर्ती दूरदर्शक का नियम इनके द्वारा दिया गया था। ठीक, न्यूटन का कौन कौन से नियम है बार देखिए। गति का नियम तो न्यूटन के द्वारा दिया ही गया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो था वो भी न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और परावर्ती दूरदर्शक का नियम ये भी न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है ये दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया गया था, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सिद्धांत भी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। मैक्सवेल भी इंग्लैंड के रहने वाले थे, न्यूटन भी, माइकल फैराडे भी इंग्लैंड के रहने वाले थे, और न्यूटन भी। अब देखिए हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किसका नियम दिया गया था, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनका नियम दिया गया था। और है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा अति लघु रेडियो जो तरंग है इसकी जो आविष्कार है वो किया गया था। डब्ल्यू के रोंटगन। रोंटगन के द्वारा एक्स जो किरण होती है उसकी खोज किया गया था। जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन के द्वारा किसका खोज किया गया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, और ये कक्षा के बाहर, नाभिक के बाहर इस कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मैरी स्क्लोडस्का क्यूरी। इनके द्वारा रेडियम तथा पोलोनियम की जो है खोज की गई थी। प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता का अध्ययन भी इनके द्वारा दिया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इनके द्वारा प्रकाश वैद्युत जो नियम है वो दिया गया था, और सापेक्षता का जो नियम है वो दिया गया था। विक्टर हैस की बात करें तो जो कॉस्मिक विकिरण होती है, कॉस्मिक किरणें होती है, इसकी खोज विक्टर फ्रांसिस हैस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है R.A. मिलिकन। तो मिलिकन के द्वारा किसकी खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप जो है इसके द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई थी, परमाणु के जो नाभिक हैं इसकी खोज की गई थी। नील बोर आते हैं इसके बाद। नील बोर ने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन परमाणु का जो क्वांटम है इनके द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकटरमन।
इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ जो प्रकीर्णन है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर वेंकटरमन। नेक्स्ट बात करें ब्रोगली की, तो लुईस विक्टर द ब्रोगली के द्वारा द्रव की जो तरंग प्रकृति होती है इसकी खोज की गई थी। द्रव की जो तरंग प्रकृति होती है इसकी खोज की गई थी। मेघनाथ साहा की बात करें तो तापिक आयनन जो है इसकी खोज की गई थी। सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने जो क्वांटम सांख्यिकी होती है, क्वांटम सांख्यिकी इसका खोज किया था। वॉल्फगैंग पॉली, इनकी बात करें तो पॉली के द्वारा दिया गया था अपवर्जन का नियम। एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मो ने किसकी खोज की थी? जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होती है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है वर्नर हेजेनबर्ग। वर्नर हेजेनबर्ग के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी या और अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो दिया गया था। पॉल डिरैक के द्वारा क्या दिया गया था? आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम अब देखिए क्वांटम सांख्यिकी सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा भी दिया गया था और पॉल डिरैक के द्वारा भी इसको दिया गया था। एडविन ह्यूबल, प्रसारी विश्व, ह्यूबल के द्वारा प्रसार विश्व का जो प्रसार है वो उसके बारे में जो सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, इनके द्वारा कौन सी खोज की गई थी? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन है इसकी आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। अगले नंबर पर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट नंबर पर है हिडेकी युकावा। तो जो नाभिकीय बल होते हैं ना, इन नाभिकीय बलों का जो सिद्धांत है युकावा के द्वारा दिया गया था। पूरा नाम है हिडेकी युकावा। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कॉस्मिक विकिरण को सोपानी जो प्रक्रम है कॉस्मिक विकिरण का उसको दिया गया था। नेक्स्ट है लेव डेविडोविक लैंडो। इनके द्वारा जो संघनित द्रव सिद्धांत है, द्रव हीलियम है, ये इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर पर है एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर के द्वारा चंद्रशेखर सीमा जो है वो बताया गया था। तारों की संरचना के बारे में बताया गया था और तारों के विकास के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट नंबर पर है जॉन बॉर्डिन। जॉन बॉर्डिन ने ट्रांजिस्टर और अति चालकता का जो सिद्धांत है वो दिया था। नेक्स्ट नंबर पर है C.H. टाउन्स। C.H. टाउन्स ने किसकी खोज की थी? मेसर और लेसर की। अब्दुस सलाम, दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अनोन क्रियाओं का एकीकरण इनके द्वारा किया गया था। तो ये थे हम कुछ आविष्कार और उन भौतिकविद जो कि जिन्होंने आविष्कार किया है उसके बारे में देखा। अब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रौद्योगिकी है जो कि किस सिद्धांत या किस नियम पर चलता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक साइड अपनी दी हुई है प्रौद्योगिकी और दूसरे साइड है वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि कौन सी प्रौद्योगिकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिएगा, फर्स्ट है भाप इंजन। तो जो भाप इंजन है किस नियम पर काम करता है? ऊष्मागतिकी के नियम पर काम करता है। ठीक है, चलिए नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रक नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। रेडियो तथा टेलीविजन। रेडियो तथा टेलीविजन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संचरण करता है। अब है कंप्यूटर। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? अंकीय तर्क पर काम करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन जो है किस पर काम करता है? अति चालकता पर काम करता है। लेजर। लेजर जो होता है विकिरणों के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन करता है। रॉकेट नोदन किस पर काम करता है? न्यूटन के गति के नियम पर काम करता है। विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जल विद्युत शक्ति ये किस पर काम करता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक,
अब देखिए वायुयान, जो वायुयान होता है वो किस पर काम करता है? बर्नौली तरल गतिकी में जो बर्नौली का सिद्धांत था उस पर काम करता है। जो कण त्वरित्र होते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की जो गति होती है उस पर काम करता है। सोनार जो होता है पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन करता है। प्रकाशिक रेसे जो होते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। अपवर्ती आवरण तनु फिल्म प्रकाशिकी व्यतिकरण करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर काम करते हैं। प्रकाश विद्युत से, ये किस पर काम करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। सैलान परीक्षण रिएक्टर, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध। बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, तो रेडियो टेलीस्कोप किस पर काम करता है? कॉस्मिक रेडियो किरणों पर काम करता है। बोस आइंस्टीन दाब, ये जो है लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का परिग्रहण तथा शीतलन के आधार पर काम करता है।